अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अभी जो मैंने टॉपिक सोचा डिस्कशन के लिए वो है कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में ली जा सकती हैं। कॉमन दवाइयाँ, जैसे आजकल आपने देखा है जी, सर्दी के मौसम में हर एक को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार चल रहा है। किसी पेशेंट्स आती हैं, कभी कमर में दर्द है, कभी कहीं दर्द है, हेडेक्स हो जाते हैं, दांतों के प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, टूथएक्स हैं, वो परेशान होते हैं जी हम कौन सी दवाई ले सकते हैं। तो छोटा सा हम सेगमेंट इस पर कवर कर लेते हैं कि दवाइयाँ कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी हैं जो कि ज़रूरी हैं, लाजमी लेनी चाहिए, और कौन सी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रूरी दवाइयाँ, इंतहाई ज़रूरी, वो है नंबर 1 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ऐसी दवाई है जो कि पहले भी मैं कह चुकी हूँ, जो कि मैं अपने तमाम जो कि मेरे फीमेल पेशेंट्स आती हैं उन्हें कहती हूँ कि बच्चियों के जहेज़ में शामिल कर दें। जी हाँ, फॉलिक एसिड इतनी ज़रूरी दवाई है और इतनी ज़बरदस्त दवाई है। क्यों? इसलिए क्योंकि इट प्रिवेंट्स एबनॉर्मेलिटीज़। कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं जो कि फॉलिक एसिड की गोली बचाएगी? आपने सुना होगा शायद न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स। जब बच्चा बन रहा होता है तो उसके आज़ा आपस में आके दोनों हिस्से बॉडी के जुड़ते हैं। अगर फॉलिक एसिड की गोली ना ली जाए तो फोड़े बन जाते हैं कमर में, सर के अंदर, जिनको हम मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, स्पाइना बाइफिडा, ये वाले हम इनके टर्म्स यूज़ होते हैं। प्रॉपर बॉडी का क्लोजर नहीं होता फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से कभी स्पाइन 2 हिस्सों में, जो रीढ़ की हड्डी है वो 2 हिस्सों में बट जाती है और वहाँ से एक सुराख बन के रीढ़ की हड्डी में मवाद बाहर निकल आता है। इस तरह सर का मवाद बाहर निकल आना, ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे बच्चे अपाहज पैदा होते हैं। इसलिए फॉलिक एसिड आम बाज़ार में मिल जाती है, ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल होती है, ये लाजमी लेने वाली दवाई है। फिर हम आते हैं दूसरी दवाई पे जो है आयरन की गोली, फौलाद की गोली आम मिलती है मार्केट में। ये भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ में कमी ना हो जाए खून को बढ़ाने के लिए आपको आयरन की गोली लेना लाजमी है और इसकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है आयरन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। इसके अलावा कैल्शियम, जी हाँ, कैल्शियम आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि माँ बनना आसान तो नहीं है। जब प्रेगनेंसी होती है अपने से निकल के बच्चे को जा रही है, बच्चे की हड्डियाँ कहाँ से बनेंगी, बच्चा आपसे ही लेगा ना। तो कैल्शियम की भी मिकदार, एक ख़ास मिकदार में कैल्शियम का डेली इंटेक होना ज़रूरी है। यहाँ ये बताती चलूँ कि दवाइयों का खाना, दवाइयाँ खाने को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप ये ना समझें कि खाएंगे नहीं दवाइयाँ खा लेंगे पूरा हो जाएगा। नो, आपने अपना खाना पीना भी साथ रखना है। ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो बताने का मकसद है कि ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपने लाजमी, आपकी डॉक्टर्स भी देंगी और आपने शामिल भी करनी है। अब जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिस तरह आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है, तो क्या क्या ले सकते हैं? नंबर 1 सादी दवाई है पेनाडोल, आप ले सकती हैं। याद रखें हर चीज़ की कमी और ज़्यादती बुरी होती है। तो पेनाडोल की गोली हस्ब ज़रूरत 2 गोलियां आप ली जा सकती हैं, या पैरासिटामोल के नाम से आती है, फेब्रोल के नाम से आती हैं। ये गोलियां बुखार की सूरत में ली जा सकती हैं। इस तरह जिन पेशेंट्स की दर्दें हो जाती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हेडेक हो जाना, दांतों का दर्द हो जाना, माइग्रेन बहुत से पेशेंट्स को होता है, कमर में दर्द होता है, तो 2 गोली हस्ब ज़रूरत ली जा सकती है। ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें कोशिश करके हर किस्म की दवाई से अवॉइड कीजिए, हर किस्म की दवाई से। ये होगी जी बात पेनाडोल की। लेटली कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि पेनाडोल को लिंक किया जा रहा है विद ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ख़ास बच्चों की बीमारी है जो कि बच्चे दिखने में बिल्कुल हेल्दी होते हैं लेकिन दिमागी तौर पे वो इतना सोशली कनेक्ट नहीं कर सकते। आपकी तरफ शायद देखें ना, आंखों में आंखें डाल के अपने आप मशगूल रहते हैं काम करने में, आपकी बात का जवाब ना दें। तो इसका लिंक पैरासिटामोल से किया जा रहा है, लेकिन प्रूवन चीज़ें नहीं हैं। लेकिन चूंकि इन पर रिसर्च जारी है तो इसलिए मैं अपने तमाम पेशेंट से कहती हूँ कि आपने हस्ब ज़रूरत लें, किसी चीज़ को भी रेगुलरली ना लें और पहले 3 महीने में अवॉइड कीजिए। नंबर 2 नज़ला ज़ुकाम खांसी। इसके लिए आप क्या ले सकती हैं? आप लोग एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन हैं वो ईजिली ली जा सकती हैं, उनमें कोई कबाहत नहीं है। आपकी डॉक्टर आपको एंटी एलर्जिक डिफरेंट टाइप्स की हैं वो आपको लिख के दे सकती हैं एंड यू कैन टेक देम सेफली 5 to 6 डेज़ के लिए। फिर है शरबत, खांसी के लिए है, मैदे की तेज़ाबियत के लिए है, ये भी लिए जा सकते हैं।
इनमें कोई इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन के शरबत जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मैं इस वक्त नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये भी डॉक्टर आपकी देख के आपको बेहतर बता सकती हैं कि आपको खांसी रोकने वाला शरबत की ज़रूरत है या अगर आपके छाती में बलगम जम गया है उसको निकालने वाले शरबत की ज़रूरत है, वो अकॉर्डिंगली दे सकते हैं और वो सेफ़ होते हैं। इसके अलावा तेज़ाबियत के लिए हस्बे ज़रूरत आप दवाइयाँ चूसने वाली भी ले सकती हैं, शरबत भी ले सकते हैं और कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। बहुत हाई फाई दवाइयों पे ना जाएं। रूटीन के ओमेप्राजोल जिस तरह है वो चीज़ें, ये फैमोटिडीन के जो हैं गोलियाँ, ये नंबर 1 पे आती हैं, ये आप लोग सेफली ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं इनके। इसी तरह से ऐसी कुछ दवाइयाँ जो कि आपको डॉक्टर्स लिख देते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स शामिल होते हैं। स्टीरॉइड्स बहुत उस सूरत में लिए जाने चाहिए अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई सपोज जिस तरह आजकल सीजनल एलर्जीज़ हैं या बहुत ज़्यादा खांसी है, तो मजबूरी के तौर पे अगर स्टीरॉइड लिखा जाता है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओनली फॉर 5 डेज़ लिए जा सकते हैं। कोशिश करके बहुत लंबा स्टीरॉइड्स भी ना लें, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मुमकिन है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम बिल्कुल नहीं देते, उनके अंदर हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि इंतहाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। क्यों? ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि बेसिकली स्टीरॉयड में नहीं आ जाती लेकिन पेन किलर्स होते हैं, ये नहीं लेने। आप ज़रूर जब पेन की दवाई देखें तो देख लें क्या ये एनसिड है। एनसिड के नाम आमतौर पे कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्यों नहीं देने? क्योंकि इसका इफेक्ट प्लेसेंटा पे होता है, बेबी पे होता है, बच्चे के हार्ट पे हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने टाइम से रखी होती हैं, इस टाइम पे ये चीज़ बंद होनी है, इस टाइम पे ये चीज़ खुली होनी है। तो अगर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं तो उससे बच्चे के आम ज़बान में मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि दिल में सुराख होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, पानी के बच्चे के पानी में कमी वाक़ हो सकती है। नंबर 3, जो नशोनुमा माँ से बच्चे को मिल रही है प्लेसेंटा के थ्रू, आंवल के थ्रू, उसके अंदर खातिर ख्वाह कमी हो जाती है, इसलिए आपने ये दवाई बिल्कुल नहीं लेनी। नंबर 2 पे ऐसी दवाइयाँ जो कि आपने शायद सुनी हो खून को पतला करने के लिए, उनमें लॉप्रिन एक दवाई है जो कि सेफली ले सकते हैं। लॉप्रिन एस्कार्ड के नाम से भी आती है, सेफली ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिस तरह वॉरफरिन एक दवाई है, ख़ास तौर पे ये सख्ती से मना है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे के ऊपर एबनॉर्मेलिटीज़ के फॉर्म में आते हैं। फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पेशेंट्स हमल से पहले ले रहे होते हैं, जिस तरह अपनी स्किन को साफ़ करने के लिए, ठीक है। इनमें मैं अगेन नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो भी स्किन की दवाइयाँ आप पहले ले रहे थे, अगर प्रेगनेंसी होती है तो फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं ख़तरनाक किस्म की जो कि एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो आपके डॉक्टर्स आपको देते वक्त बताएंगे कि हमल होने से एटलीस्ट 6 महीने पहले उन मेडिसिन को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए स्किन की दवाइयाँ एहतियात से लें अगर जिनका प्रेगनेंसी करने का इरादा है। इसके अलावा ऐसी ड्रग्स जो कि कैंसर में इस्तेमाल होती हैं, मीथोट्रेक्सेट एक आम सी दवाई है, ये क़त्अन प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती। इसी तरह ब्लड प्रेशर और शुगर की बहुत सी सेफ दवाइयाँ जो कि हम देते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हम नहीं देते। कॉमनेस्ट ब्लड प्रेशर की दवाई जो सेफ है दैट इज़ एल्डोमेट, जो कि आमतौर पे हम दी जाती है, सेफेस्ट है। लिबिटालॉल है जो कि दे सकते हैं, लेकिन कुछ ARB कैटेगरीज कुछ और होती हैं जो कि नहीं देते, विच जो कि आप डॉक्टर्स के, अगर मैं ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप एल्डोमेट या लिबिटालॉल के अलावा कोई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई ले रहे हैं तो उसको बंद करनी पड़ेगी। फिर शुगर की दवाइयाँ जनरली सेफ हैं। आमतौर पे जो लोग ग्लूकोफेज एक आम सी दवाई है, मेटफॉर्मिन के नाम से है, अगर वो पहले ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ लोगों को इंसुलिन दी जाती है प्रेगनेंसी में जो कि बिल्कुल सेफ है, उसके लिए घबराएं ना। फिर हम आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। जनरली फर्स्ट जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सबकी सब सेफ हैं, प्रेगनेंसी में आप लोग सेफली ले सकते हैं। दांतों के लिए जो डॉक्टर्स आपके देते हैं उनको लाजमी बताएं कि यू आर प्रेग्नेंट, ताकि वो उसके मुताबिक दवाई दें। इसका वीडियो का रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग परेशान होते होंगे कि जी क्या पैराडोल लें, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, एंटीबायोटिक कौन सी ली जाए। तो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स बिल्कुल सेफ़ हैं जो कि सेफली ले सकते हैं। हर चीज़
आपने सोच समझ के लेनी है। कोशिश कीजिए फर्स्ट 3 मंथ्स में दवाइयाँ नहीं लेनी फॉलिक एसिड के अलावा। लेकिन हाँ, अगर आपको उल्टी है, तेजाबियत है, उसकी दवाइयाँ, सेफ दवाइयाँ आपकी डॉक्टर आपको लिख के देंगी जो कि ली जा सकती हैं। पहले 3 महीने में दवाइयों से अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि वही टाइम होता है जब बच्चे का प्रॉपर आज़ा बन रहे होते हैं, दिमाग बन रहा होता है। तो इसलिए आपने फर्स्ट 3 मंथ्स में मेडिसिन को अवॉइड करना है। सेकेंड 3rd ट्राइमेस्टर में कुछ मेडिसिन सेफ हैं जो कि आप ले सकती हैं। थैंक यू सो मच।